नमस्कार, यह है सच की पड़ताल। मैं नगमा। सैन फ्रांसिस्को में एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक चल रही है और इस बैठक में जो सबसे अहम बात है वो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात। दरअसल दुनिया के इन दो बड़े देशों यानी चीन और अमेरिका के बीच में कूटनीतिक टकराव कुछ अरसे से अपने चरम पे है। इसकी छाया गाजा में चल रहे युद्ध से लेकर रूस और यूक्रेन की जंग में महसूस की जा सकती है। टकराव का आलम यह है कि दोनों की मुलाकात से पहले आज दोनों के समर्थक यानी जो बाइडेन के और शी जिनपिंग के सैन फ्रांसिस्को में ही उलझ पड़े। यह है वो तस्वीरें जहां पर इन दोनों तरफ के लोगों की एक झड़प हो गई है और ये एपेक की जो बैठक हो रही है उससे अलग शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात हो रही है। लेकिन सबसे पहले हम समझ लें कि जो एपेक है उसकी अहमियत है क्या। तो देखिए इस ग्राफिक के जरिए कि एपेक यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1989 में बना एक संगठन है जिसमें इससे 21 देश जुड़े हुए हैं और एक आर्थिक सहयोग के लिए संगठन बना था और इससे जो 21 देश जुड़े हैं, 21 अर्थव्यवस्थाएं कहलाते हैं ये। अमेरिका और चीन के अलावा इसमें रूस है, जापान है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश इसके सदस्य हैं और इस बार इस बैठक में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। वैसे भारत दावा करता रहा है कि उसकी जो भू राजनीतिक हैसियत है उससे एशिया प्रशांत के समूह में जगह मिलनी चाहिए। तो आर्थिक सहयोग के लिए बने एपेक को राजनीति से वैसे दूर नहीं रखा जा सकता है। इस पर मौजूदा दौर में चीन और अमेरिका के बिगड़े हुए उलझे हुए रिश्ते का प्रभाव पड़ा है जिसमें सबसे बड़ा है व्यापार से जुड़ा टकराव। शी जिनपिंग और जो बाइडेन की साल भर के बाद ये पहली मुलाकात है। इससे पहले 2022 में नवंबर के ही महीने में जब बाली में मुलाकात हो रही थी तो स्पाई बलून कांड हो गया था और ये बातचीत रुक गई थी और तनाव अपने चरम पे चला गया था। इस बीच ट्रेड टेंशन है, सैंक्शंस है और ताइवान के मुद्दे हैं। इससे लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग का टकराव बढ़ा है, लेकिन इस टकराव के साथ कई और टकराव जुड़े हुए हैं। मौजूदा दौर में यूक्रेन को लेकर चीन और अमेरिका एक दूसरे से अलग खड़े हैं, दो अलग रुख के साथ। यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बैठक से बचते रहे हैं और एपेक में भी वो नहीं आएंगे। लेकिन सबसे अहम मसला अभी तो इजराइल और गाजा का भी है। अमेरिका ने इजराइल के साथ कदम बिल्कुल साथ दिया है इजराइल का इसमें, और जो इजराइल के हमले गाजा में हो रहे हैं उस पर अमेरिका उसके साथ है। और चीन जो है वो ईरान के साथ खड़ा है जो बार बार इजराइल को चुनौती दे रहा है। खुद शी जिनपिंग और जो बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पर बस एक ही बार मिले हैं पहले। जिनपिंग की आखिरी बार अमेरिका यात्रा तब हुई थी जब ट्रंप राष्ट्रपति थे। फिर जब एपेक की बैठक चल रही है तब भी गाजा में इजरायली बम और टैंक अलग तरह का कहर डाल रहे हैं। वहां पर अल शिफा अस्पताल में इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं। अब राहत शिविरों पे हमला हो रहा है। इजराइल की सेना यह दावा कर रही है कि उसने गाजा शहर पर कब्जा कर लिया है और हमास को वहां से भगा डाला है। इन सब के बीच मरते हुए लोग हैं, दम तोड़ते हुए बच्चे हैं, लेकिन जैसे दुनिया को, इन महाशक्तियों को ये नजर ही नहीं आ रहा। माना जा रहा है कि शी और बाइडेन मिलेंगे तो ये मुद्दा जरूर उठेगा। तो इन सवालों पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं कूटनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी और हमारे साथ विदेश नीति की जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह मौजूद हैं। तो पहले मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो ये मुलाकात हो रही है उसके पहले जो बाइडेन और शी जिनपिंग की जो मुलाकात होगी, पर साथ साथ ये भी कह दिया है जो बाइडेन ने कि वो चीन में बहुत ज़्यादा निवेश करने से अभी भी एप्रीहेंसिव हैं। लेकिन इस एपेक के साइड में इन दोनों की जो मुलाकात है ये कितनी अहम है, इससे क्या संकेत मिल रहा है इनके रिश्तों को लेकर? इस मुलाकात की अहमियत को इस तरह से आंका जा सकता है कि मुलाकात होना जो है वो मुलाकात ना होने से अच्छा है। एक तरह से उससे कुछ तो अच्छा ही संदेश निकलने वाला है, पर उससे उनका अपना नीति या अपना जो सोच है एक दूसरे को लेकर वो बदल जाएगी, इसके कुछ भी संकेत अभी तक नजर नहीं आते हैं। लगातार उनका जो तनाव है वो बना ही रहेगा। हाँ, खासकर अब ये इजराइल और हमास के युद्ध के चलते अमेरिका का पूरा जो ध्यान है वो वहीं पर केंद्रित है कि किस तरह से उस हिंसा को रोका जाए। हालांकि इजराइल के आगे बहुत ज्यादा उनका प्रभाव नहीं चल रहा है। आप देखेंगे इमीडिएटली
पहले प्रेसिडेंट बाइडेन वहां गए, 4 बार उनके विदेश मंत्री जा चुके हैं, रक्षा मंत्री जा चुके हैं। तो पूरा अमेरिका की विदेश नीति का, रक्षा नीति का ध्यान इस वक्त इसराइल पर है कि इसराइल की जो साख जो है, उस पे जो चोट लगी है, उसकी भरपाई के लिए इसराइल कितना हिंसा वहां फैला सकता है तो उस पूरे इसमें क्षेत्र में। ठीक है, तो ऐसे में जब सारा फोकस इजराइल और गाजा के ऊपर है, तो फिर शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच जो ये मुलाकात होगी उसमें ये मुद्दा भी उठेगा, ऐसा माना जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा राष्ट्रपति बाइडेन जितने भी राष्ट्राध्यक्षों से बात करेंगे, ये मुद्दा उसमें रहेगा। और खासकर चीन जो दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, और आप देखें जैसे ही खाड़ी के युद्ध के बाद धीरे धीरे अमेरिका ने ये पश्चिम एशिया से बिल्कुल अपने आप को हटा लिया है, तो उस समय में आप देखें किसी दूसरे देश का यदि वहां प्रभाव बढ़ा है तो चीन का वहां प्रभाव बढ़ा है। और चीन ने खासकर ये जो सऊदी अरेबिया ईरान के बीच में समझौता करवाया है, उसको लेकर मुझे लगता है चीन एक बहुत बड़ा प्रभावशाली देश हो जाता है कि मध्य पूर्व एशिया में स्थिरता और शांति कैसे बनाई जाए। जी, और अभी भी इस मुद्दे में वो ईरान के साथ है। यहाँ पे भी दो कैंप हैं, इसराइल के साथ बिल्कुल मजबूती से अमेरिका खड़ा है, बल्कि जो गाजा में हमले हुए और कहा जा रहा है कि अस्पतालों में और सिविलियंस पे भी हुए, उसको भी बम बरसाने में, रोकने में अमेरिका ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। चीन का दूसरा रुख है। अब इसमें ये मुलाकात हो रही है, तो क्या ये कोशिश भी होगी कि बाइडेन शी जिनपिंग को इस बारे में या अपनी तरफ लेने में कुछ कोशिश इस पर भी होगी? क्योंकि चीन जो है वो एक अलग कैंप में है, जैसे कि यूक्रेन में भी देखा गया। बिल्कुल, यूक्रेन युद्ध से ही ये सिद्ध हो गया था एक तरह से कि चीन जो है वो अपनी मध्यस्थता तो कहता है कि तटस्थता है, उसकी न्यूट्रल पॉलिसी है, पर वो रशिया के साथ है। ठीक उसी तरह से इस वक्त यहाँ पर भी वो ना हमास के अगेंस्ट कुछ कह रहा है, ना इजराइल के अगेंस्ट कुछ कह रहा है, पर जाहिर है कि वो इजराइल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है उस तरह से जिस तरह से अमेरिका जुड़ा हुआ है। अमेरिका की तरह शायद उसके अपने खास दोस्त भी इतनी अच्छी तरह से जुड़े नहीं हुए इजराइल के साथ जितना अमेरिका जुड़ा हुआ है। तो क्या चीन का प्रभाव कुछ नकारात्मक असर ला सकता है जो अमेरिका की विदेश नीति इजराइल को लेकर है उस पर? उसको कितना कम किया जा सके, मुझे लगता है इस पर बातचीत होगी कि अमेरिका आंकना चाहेगा, जांचना चाहेगा कि चीन की सोच किस तरह से है और क्या वो अड़चने लगा सकती है अमेरिका की इजराइल पॉलिसी पर। जी, अब हमारे साथ ब्रह्मा जलानी भी जुड़ गए हैं। ये जो शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच मुलाकात है, ये एक साल में अब ये पहली बार हो रही है। बाली में जिस तरह से मुलाकात के बीचों बीच एक तनाव हो गया था, जो स्पाई बलून का कांड हुआ था, अब इस मुलाकात का एक ऐसे वक्त में जब ये इजराइल और गाजा का युद्ध अपने चरम पे है और गाजा के अस्पतालों में इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं, चीन एक अलग कैंप में है। ब्रह्मा, आपको भी ये लगता है कि क्या चीन का जो दूसरा रुख है उसका कोई असर पड़ सकता है इजराइल और अमेरिका की जो पॉलिसी है, और इसलिए चीन से इस समय बातचीत जरूरी है ये एपेक के साइडलाइंस पे? दो बातें नगमा, एक तो दो युद्ध चल रहे हैं, एक यूक्रेन का युद्ध और एक इजराइल का युद्ध, और अब तीसरे युद्ध शुरू होने की खतरा है। तीसरा युद्ध हो सकता है ताइवान के ऊपर। तो उस प्रोस्पेक्ट को, रिस्क को कम करने के लिए जो बाइडेन शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, ये इनविटेशन बाइडेन ने दिया था शी जिनपिंग को कि आप सैन फ्रांसिस्को आइए और एक बायलैटरल समिट करेंगे हम दोनों। मगर एक बात यह है कि जब से बाइडेन और शी जिनपिंग बाली में मिले, तब से अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं वो और ख़राब हो चुके हैं। एक साल से वो जो डिटोरेशन चल रहा है यूएस चाइना रिलेशंस में, वो बहुत काफ़ी ऑब्वियस हो गया है। एक तरफ चीन की जो इकोनॉमी है, वो उसका जो ग्रोथ है वो ठप हो गया ऑलमोस्ट, और उससे जो चीन के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रहे हैं। शी जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका अपने टैरिफ्स कम करे चीन के खिलाफ, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को घटाए, और जो इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं अमेरिका ने चीन के खिलाफ वो हटाए जाए। पर दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका यूक्रेन और इजराइल युद्धों में काफ़ी इन्वॉल्व हो गया है, और उसके बजाय अमेरिका के अपने मिलिट्री रिसोर्सेज बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि जो क्रिटिकल म्यूनिशंस हैं, उनकी जो स्टॉक पाइल्स है अमेरिका में,
वो डिप्लीट हो चुकी है। और इसके बारे में काफी कंसर्न है अमेरिका में कि जिस तरह से डिप्लीशन हो रहा है इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टॉक्स का, उससे चीन को इनकरेजमेंट मिल सकता है ताइवान के खिलाफ। तो दोनों तरफ से वीकनेस है, एक तरफ चीन की वीकनेस है, दूसरी तरफ अमेरिका की वीकनेस है। तो और क्या ये कह लगता सकते नहीं हैं है कि दोनों को इस समय अपनी अपनी वीकनेस की वजह से जरूरत भी एक दूसरे की, जैसा बाइडेन कह भी रहे हैं कि हम डीकपल नहीं करना चाहते चीन से, पर चाहते हैं, ब्रह्मा वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा रिश्ता रहे कि आप फोन उठा के बात कर सकें। तो इस मोड़ पे ये रिश्ता पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि एप्रीहेंसिव हैं वहां पे निवेश को लेकर, क्योंकि चीन की हालात ठीक नहीं है या उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात वो करते हैं इस मुलाकात के पहले। तो क्या संदेश चीन को जा रहा है, चीन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस मीटिंग से? आप ठीक कह रहे हैं। जो चीन चाहता है कि अमेरिका के जो पॉलिसीज हैं चीन के तरफ, उसमें थोड़ी नरमी आए। और अमेरिका चाहता है कि जो चीन का जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो कम हो। मगर सवाल ये उठता है कि क्या चीन ये समझता है कि इस समय अमेरिका वीक है, चीन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, या अमेरिका समझता है कि इस समय चीन काफी कमजोर है और अमेरिका के पास अपर हैंड है। मगर एक बात यह है कि इस मीटिंग से ये रिश्ते बेटर होने वाले नहीं है, क्योंकि मीटिंग से अगर रिश्ते बेटर होते तो बाली की मीटिंग के बाद ये रिश्ते स्टेबलाइज हो जाते। अब तो देखिए फिर कि इस मीटिंग का इस समय मकसद और क्या संदेश जा रहा है, क्योंकि सब दुनिया की इस पर निगाहें हैं, तो क्या मैसेज है ब्रह्मा इसका? हाइप ज्यादा है और जो सब्सटेंस है वो इतनी जो उसका जो आउटकम होगा वो इतना सब्सटेंटिव नहीं होगा। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग 18 बारी मिले, 18 मीटिंग्स हुए उन दोनों के बीच में, और उसके बावजूद अप्रैल 2020 में चीन ने लद्दाख के एरियाज में इंक्रोच किया और उनको ऑक्यूपाई किया। तो अगर शी जिनपिंग समझते हैं कि अमेरिका इस समय वीक है, तो वो उसी तरह से रिस्क लेंगे अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने रिस्क लिया भारत के खिलाफ। जी जी। तो यहाँ पे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अभी जो हालात, अगर इजराइल और गाजा की बात यहाँ पे काफ़ी अहम है, मीटिंग से बहुत सुधरना नहीं है रिश्ते को, ये आपने भी कहा, पर गाजा वाला जो मुद्दा है, और इस समय आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं गाजा के अस्पतालों में हैं, अल-शिफा अस्पताल में, और दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे हथियार हैं, और लोगों को कुछ नहीं कहा जा रहा, कोई रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन लोगों से नहीं है। तो ये सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है, और इस बीच चीन और अमेरिका के लीडर्स, राष्ट्रपति मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की बात होती रही और आउटक्राई है, एक जस्टिन ट्रूडो भी कुछ कहते हैं पर नेतन्याहू उसका जवाब देते हैं, तो क्या चीन इस और कुछ उम्मीद की जा सकती है कि कुछ यहाँ पे इस तरह की भी बातचीत हो या कोई दबाव बन सके? दो चीजें, पहले तो ये कि आने वाले चुनाव के वर्ष में जो बाइडेन कैंडिडेट हैं और वो चाहेंगे कि एक संदेश दिया जाए इस मीटिंग से कि वो चीन पर अंकुश लगाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रभाव है या नहीं वो अलग बात। दूसरा, इस वक्त जो बाइडेन जो है वो यूक्रेन और इजराइल के युद्ध में उलझे हुए हैं। आपने देखा एक तरह से फटीक भी नजर आ रही है अमेरिका के अंदर कि क्या वो लगातार इन युद्धों में सहायता कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप देखें पिछले 7 वर्ष में जितनी भी मुलाकातें हुई हैं चीन और अमेरिका के बीच में, चाहे वो राष्ट्र के नेताओं की हो या दूसरे मंत्रियों की हो, वो हमेशा से निमंत्रण अमेरिका से आता है। चीन लगातार निमंत्रण नहीं स्वीकार करता है, कभी कभी लास्ट मिनट में उस निमंत्रण को कैंसिल कर देता है। चीन की आर्थिक व्यवस्था 19 ट्रिलियन डॉलर की है और 4% के आसपास, आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाएं तो 4% के आसपास बढ़ रही है। अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था इस वक्त 24 ट्रिलियन डॉलर है और 1.8% पर वो ग्रो कर रही है। अंदरूनी तौर पे उनकी अपनी परेशानियां हो सकती हैं, पर चीन को लगता है कि वो उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है, उसका मध्य पूर्व एशिया में और यूरोप में प्रभाव बढ़ा है। इसलिए चीन को लगता है अमेरिका को आज चीन की ज्यादा जरूरत है बजाय कि अमेरिका को चीन को अमेरिका की। केवल ये चाहता है चीन अमेरिका से कि वो जिस तरह से आक्रामक प्रतिबंध लगाता है चीन पर
तकनीक को लेकर, वो उस पर थोड़ी ढील करे तो अच्छा है। और ताइवान का जो जितना वो रेटोरिक रेज करता है उस पर थोड़ा अंकुश रखे तो अच्छा है। तो दोनों तरफ से एक तरह से अपेक्षाएं हैं। हमारे पास अब इतना ही वक्त है। ब्रह्मा, एक आखिरी कमेंट कि क्या चीन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इसे, या चीन को क्या हासिल हो रहा है ये इनविटेशन स्वीकार करके? अभी इस समय जो चीन के जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर गायब हो गए, वो रिप्लेस हो गए, फिर फॉरेन मिनिस्टर्स के पहले गायब हो गए, फिर वो रिप्लेस हो गए, और जो उनका जो मिसाइल फोर्स है, रॉकेट फोर्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स का इंचार्ज है, उसके जो टॉप 2 जनरल्स हैं वो कई महीनों से लापता हैं। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक टर्बुलेंस चल रहा है चीन में, तो उसके बजाय शी जिनमें दिखाना चाहते हैं कि वो फुली इंचार्ज हैं, फुली इन कंट्रोल हैं, और सैन फ्रांसिस्को जाके वो दिखाना चाहते हैं कि चीन एक अनस्टॉपेबल राइजिंग पावर है। उनका ये मैसेज है। अपने वो भी एक मतलब एक टैक्टिक है कि अपने घरेलू परेशानियों से ध्यान हटाएं और दिखाएं कि वो कैसे एक राइजिंग पावर है और दुनिया में उनकी क्या जगह है। धन्यवाद आपका ब्रह्मा चलानी और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम सच की पड़ताल में। आगे तस्वीरें गाजा के अल शिफा अस्पताल से। इजराइल की सेना, इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा के अल शिफा अस्पताल के अंदर है और यहाँ सेना ने ट्वीट करके कहा है कि उनके जवान शिफा अस्पताल के अंदर टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि अस्पताल के अंदर हथियार मिले हैं और आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ढांचा तैयार मिला है। इजराइल का दावा है कि अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है, जिसे सैन्य कार्रवाई को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जिक्म जाकर आईडीएफ के जवानों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि हमास के हथियारों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं है। इजराइल की सेना गाजा के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास 12 घंटे के अंदर अस्पतालों से सैन्य कार्रवाई रोके और अरब इस्लामिक समिट में शामिल देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने जब ये कहा कि गाजा में जो सिविलियंस पे हमले हो रहे हैं, बच्चों और महिलाओं पे उसे फौरन रोका जाए, तो नेतन्याहू ने उसका पलटवार किया है और एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि ये शुरुआत हमास ने की है, इजराइल ने नहीं। सच की पड़ताल में अभी इस वक्त इतना ही। नमस्कार।